Hello dear students, welcome back to class 6th of some basic concept of chemistry. In this class we start from concentration terms. Concentration terms हमारे पास किसके लिए डिफाइंड होती है? concentration terms डिफाइंड होती है हमारे पास for solutions. डिफाइंड for solutions. और सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? सिंपल एक मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनियस इन नेचर होता है. जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अपन यदि वाटर में NaCl सॉल्ट को ऐड कर दें, वाटर प्लस NaCl सॉल्ट, तो आपके घरों पे आप नमक को यदि पानी में डिबो देते हैं तो हमारे पास जो नमक है, सॉल्ट है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में. और अब इन दोनों को सेपरेट करना ईजी नहीं होगा. नॉर्मल प्रोसेस से आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो ये जो मिक्सचर है ये हमारा क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा. यानी थ्रू आउट होल मिक्सचर हमारा कंपोजिशन सेम है. तो और इसे अपन क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के अलावा इसे आप कह सकते हैं सॉल्यूशन, कि ये हमारे पास NaCl सॉल्ट का सॉल्यूशन है. तो यहाँ पर सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं होगा कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमेशा मिक्सचर इस तरह से ही हो कि एक लिक्विड फेज में है और एक सॉलिड फेज में. यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन दो लिक्विड के बीच में भी हो सकता है. जैसे कि यदि अपन वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर लें तो ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं? लिक्विड फेज में होते हैं. तो इनका भी सॉल्यूशन हमें बना सकते हैं. ठीक है. तो इसी सीरीज़ में सॉल्यूशन के कुछ और एग्जांपल, जैसे कि ग्लूकोज को आप वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा. इसे अपन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है वहाँ पर दो कंपोनेंट्स है. एक कंपोनेंट है जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन को फर्दर टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. Solution is further divided into two parts. First part is solute and second part is solvent. तो हमारे पास यहाँ पर solute और solvent को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? solute का मतलब ये है कि that part of solution which dissolves in second part, या जो less amount में होता है. तो हमारे पास सॉल्यूट की डेफिनेशन हो जाएगी सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्ड इन ए मिक्सचर और सॉल्यूशन. ठीक है. जैसे कि सॉल्यूशन ये हमारा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है क्या कहलाएगा? सॉल्यूट. तो यहाँ पर अपन NaCl और वाटर में कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या हो रहा है? सॉल्ट जो हो रहा है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. इसलिए अपने पास यहाँ पर NaCl जो होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट. और किस में डिसॉल्व हो रहा है? वो हो जाएगा सॉल्वेंट. तो हमारे पास सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? सब्सटेंस दैट dissolves a solute in a solution is known as solvent. ठीक है. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन तो अपन ने अंडरस्टूड कर ली, बट हमारे पास कोई भी मिक्सचर ऐसा दिया गया है जैसे कि लेट से लिक्विड वाले फेजेस दिए होते कि H2O और इथेनॉल दिया हुआ है. अब इसमें कौन सा किस में डिजोल्व हुआ है कौन सा नहीं हुआ है ये अपने को कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कैसा है? तो इसके लिए अपन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे. फॉर देट अपने को कुछ रूल्स देखने. सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या हो गई? हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो हमारे पास यहाँ पर रूल 1 क्या हो जाएगा? यदि हमने पास जो अपन मिक्सचर बना रहे उसमें एक सॉलिड आपने ऐड किया या सॉलिड कंपोनेंट है और लिक्विड कंपोनेंट है, इनको मिक्सचर करने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बन रहा है वो हमारा लिक्विड फेज में,
ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड वाला कंपोनेंट होगा मिक्सचर का, दैट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड आर सॉल्यूट। यह आपको हमेशा करना है। इसका एग्जाम्पल आपके पास NaCl प्लस वाटर हो जाएगा। NaCl को वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो मिलता है वो लिक्विड फेज में मिल रहा है, इसलिए सॉल्यूट हमारे पास क्या हो जाएगा, NaCl, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मिनट, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निष्कर्ष आ रहा है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर इन सेम फेज। दैट मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, यानी सॉल्वेंट यदि लिक्विड है तो सॉल्यूशन में हमारे पास लिक्विड फेज में होगा, आर इन सेम फेज। ठीक है, बट यदि अपने पास सेकंड केस इस तरह से आ जाए, रूल 2, कि हमारे पास दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो लिक्विड ही हो, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लिक्विड है और यहाँ पर भी लिक्विड है और इन दोनों को मिक्सचर करने के बाद भी लिक्विड ही बन रहा है, तो अब अपने पास दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा ये डिटरमाइन करेंगे अपन बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी लिक्विड हमारे पास मोर क्वांटिटी में होगा, मोर क्वांटिटी, दैट इज सॉल्वेंट, और अदर पार्ट ऑफ लिक्विड या मिक्सचर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा सॉल्यूट। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है 1 मोल वाटर प्लस 9 मोल इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास लिक्विड ही होता है जो शराब में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 मोल तो वाटर है, 9 मोल इथेनॉल है, तो ये 9 मोल बिगर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इथेनॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बट यदि अपने को क्वेश्चन में दिया होता फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास 9 मोल वाटर दिया हुआ है और 1 मोल इथेनॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 9 मोल क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारे पास वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और अदर पार्ट सॉल्यूट हो जाएगा। सो नाउ वी अंडरस्टूड what is solution and two parts of solution, solute and solvent. Next we start concentration terms associated with solutions. तो first concentration term हमारे पास है mole fraction, mole fraction। ठीक है, इसको अपन इस तरह से सिंबल से यूज रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो भी मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए, तो उन कंपोनेंट्स का टोटल मिक्सचर के रेस्पेक्ट में कितने मोल्स है। तो हमारे पास लेट से कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक मिक्सचर दिया हुआ है, लेट मिक्सचर ऑफ A प्लस B प्लस C, ये 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो अपने को यदि चाहिए कि हमारे पास A कंपोनेंट का कंपोजिशन इस पूरे मिक्सचर के रेस्पेक्ट में क्या है, मोल कंपोजिशन, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट आउट ऑफ टोटल नंबर या टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फॉर ith कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट ith कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। तो ये मोल फ्रैक्शन का एक तरीके से आप फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे यदि अपने पास नीचे जो मिक्सचर दिया हुआ है A प्लस B प्लस C, इसका अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, कि यानी 3 कंपोनेंट लिए और उससे अपन ने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा,
मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस सी, ये टोटल मोल्स हो जाएगा। इसी तरह से आप बी और सी का भी मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 54 ग्राम वाटर इज डिजॉल्व्ड और मिक्स्ड विद 46 ग्राम इथेनॉल C2H5OH आर मिक्स्ड। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ दिस कंपोनेंट H2O एंड इथेनॉल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड इथेनॉल। तो सबसे पहले अपने पास इन दोनों का मास दिया हुआ है, तो अपने को मोल्स निकालने ज़रूरी है। तो अपने पास सबसे पहले अपन देखते हैं मोल्स ऑफ H2O। तो 54 ग्राम तो इसका मास है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2 विच इज़ 18, तो हमारे पास 3 मोल हो जाएंगे। सिमिलरली मोल्स ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम इसका मास दिया गया, और इथेनॉल का यदि आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे दैट इज़ आल्सो 46, तो हमारे पास 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ H2O ज़्यादा है, तो मोल्स ऑफ H2O ज़्यादा होने की वजह से ये सॉल्वेंट है, बट अपने को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो टोटल मोल्स चाहिए। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4। अब अपने को यहाँ पर कंपोनेंट चाहिए दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स विच इज़ 4। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ C2H5OH 1 मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो इस तरह से आप दोनों के क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन आपने इजीली निकाल ली, फिर आप इनके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये जो मिक्सचर दिया गया है इसमें H2O का कितना परसेंटेज है। तो हमारे पास आप देखें मोल परसेंटेज ऑफ H2O जो दिया गया होगा वो कितना होगा, 3/4 × 100, इट इज़ 75%। सिमिलरली मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये कितना हो जाएगा, 1/4 × 100 यानी 25%। यानी हमारा ये जो मिक्सचर दिया गया है इस मिक्सचर में 75% तो हमारे पास वाटर कंटेंट है और 25% हमारे पास इथेनॉल है बाय मोल। ठीक है, तो अपने पास यदि आपके पास मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो आप मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 100, और यदि मोल परसेंटेज दिया गया है तो आप मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यदि जैसे कि नोट कर लेते हैं अपन एक पॉइंट को कि मोल परसेंटेज ऑफ O2, मोल परसेंटेज ऑफ O2 इन एयर हमारे पास 80% है, देन हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, तो आप मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमारे पास हो जाएगा, इसका सिंपल आपको परसेंटेज ही निकाल देना है कि 80% यानी 0.8, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, इसी बेसिस पे सेकंड पॉइंट इसी सीरीज में अपन यूज़ कर सकते हैं एवरेज मोलर मास में। तो अपन ने एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमारे पास टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मास के लिए अपन m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 और n2 हमारे पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट है और m1 m2 मोलिकुलर वेट है। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं m1 n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एवरेज मोलर मास को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2, ये हमारा एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे आप यदि समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो एवरेज मोलर मास हमारे पास होगा समेशन ओवर mi xi। ठीक है, क्लियर है। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एयर हैज़ N2 and O2
gas. If mole fraction of N2 is 0.8, calculate average molar mass. एवरेज मोलर मास ऑफ एयर. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, अपने को बोला गया है कि एयर में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंसिडर करके चलना है अपने को, कि केवल एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, उसमें से केवल नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अपने को दिया हुआ है. अब अपन ने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा है तो मोल फ्रैक्शन में अपने को यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लेना है कि समेशन ओवर एक्स आई, ये सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका समेशन क्या होता है 1. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, इसमें हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यदि 0.8 दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 विच इज़ इक्वल टू 0.2. मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है, तो अपन यहाँ पर एवरेज मोलर मास हमारे पास हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2. तो हमारे पास मोलर मास O2 का अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर N2 का कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो O2 का 32 हो जाएगा इंटू 2. ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, सॉरी O2 का 32 होता है हमारे पास मास. मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमारे पास 0.2 दिया गया, प्लस N2 का 28 हो जाएगा और इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया हुआ है. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.8 ग्राम. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास वेट परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, जैसे इसका फॉर्मूला यदि आप लिखें परसेंटेज वेट बाय वेट हमारे पास हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो इसका मतलब हमारा सिंपल सा क्या है कि यदि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन यदि अपन लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में से यदि 10 ग्राम यूरिया हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास 10% वेट बाय वेट यहाँ पर दिया हुआ है. तो आपको यदि कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू दी गई है तो उससे आप ये सिंबल समझ सकते हैं कि यदि 10% वेट बाय वेट है दैट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन यदि अपन लेंगे तो उसमें से 10 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यूरिया प्रेजेंट होगा. इस तरह से अजम्पशंस मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा अपने को ईजी रहता है. तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे. जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन अपन मान लेते हैं, जैसे कि 80 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 16 ग्राम ग्लूकोज. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सॉल्यूशन का जो मास है वो 80 ग्राम दिया हुआ है और जो सॉल्यूट है उसका मास 16 ग्राम दिया हुआ है, और परसेंटेज वेट बाय वेट अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो परसेंटेज वेट बाय वेट अपन देखें, परसेंटेज वेट बाय वेट हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 16 दिया हुआ है अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 80 इंटू 100. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%. ठीक है, अब यहाँ पर 20% वेट बाय वेट आया था. अब यदि क्वेश्चन अपने को सिंपली ऐसे बोला जाता कि 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है हमारे पास, तो आप इसको एजम्पशंस मानते तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम हो जाता, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम ग्लूकोज होता. तो उसके रेस्पेक्ट में आप 80 ग्राम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपको ग्लूकोज का जो मास आएगा वो 16 ग्राम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा. ठीक है, तो इसी बेसिस पे अपन इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास लेट से 10% वेट बाय वेट इथेनॉल C2H5OH एक्वस का सिंपल मीनिंग है कि इथेनॉल को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है. ठीक है, यदि इथेनॉल लिक्विड लिखा होता दैट मीन्स वहाँ पे प्योर इथेनॉल कंपाउंड है,
बट यदि इथेनॉल एक्वस है दैट मीन्स इथेनॉल प्लस वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 10% हमारे पास इथेनॉल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि 100 ग्राम तो हमारे पास सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम में से 10 ग्राम जो होगा वो इथेनॉल होगा C2H5OH प्लस इसके अलावा 90 ग्राम जो होगा वो वाटर होगा। ठीक, अब इसी में कि अपने पास 10 ग्राम तो इथेनॉल है और 90 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो अपन के मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अपने को यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अपन ने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है इसके अलावा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यदि अपने को परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है तो अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर पता लग चुका है कि 10 ग्राम तो इथेनॉल है और 90 ग्राम वाटर है, तो अपने को इन दोनों के मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH जो हो जाएगा 10/46 हो जाएगा और 90 ग्राम के लिए मोल्स ऑफ H2O हमारे पास हो जाएगा 90/18। ठीक है, अब अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH ये क्या हो जाएगा, इट इज़ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर, क्योंकि टोटल मोल्स में तो हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर ही होगा। तो इथेनॉल के मोल्स हमारे पास कितने, 10/46 अपॉन 10/46 प्लस 90/18। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन जो आएगा ये आएगा 0.04 अराउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इथेनॉल का इस मिक्सचर में 10% वेट बाय वेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0.04 हो जाएगा। क्लियर है, तो अपने को यदि कुछ मोल फ्रैक्शन की यूनिट दी गई होती तब परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा जाता, तो उस बेसिस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर is 0.1. Calculate percentage weight by weight of यूरिया। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विच इज 0.1। मोल फ्रैक्शन अपने को दिया हुआ है तो अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मोल परसेंटेज ऑफ यूरिया। सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मोल परसेंटेज हमारे पास क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, लेट हमारे पास 100 मोल यदि मिक्सचर के दिए हुए हैं टोटल, यदि 100 मोल हमारे पास टोटल इसके दिए हुए हैं तो इसमें से 10 मोल जो है वो तो क्या होगा, 10% कंपोजिशन है, 10 मोल तो हमारे पास यूरिया हो जाएगा और 100 मोल में से 10 मोल माइनस करेंगे तो 90 मोल जो होगा वो हमारे पास वाटर होगा। अब अपने को परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायर्ड है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 मोल यूरिया हमारे पास दिया गया है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई यूरिया का मोलर मास। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास हमारा 60 ग्राम होगा, तो टोटल मास इसका हो गया 600 ग्राम। सिमिलरली 90 मोल H2O का जो मास हो जाएगा 90 इंटू 18 विच इज़ 1620 ग्राम। तो टोटल मास अपन निकालना चाहें यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ 600 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि अपन देखना चाहें दैट इज़ 600 प्लस 1620, तो ये हो जाएगा 2220 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, तो अपन परसेंटेज वेट बाय वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 600 अपॉन 2220 इंटू 100। तो हमारे पास कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 27.02%।
यानी हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट 27.02 है यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो है वो 0.1 हो। अब इस पूरे परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म में हमारे पास कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं है जो कि टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकती है। वेट हमारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगी परसेंटेज वेट बाई वेट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी बिकॉज वेट डज नॉट अफेक्ट बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए, परसेंटेज वेट बाई वेट डज नॉट चेंज by the temperature because weight does not affect by the temperature। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है C विच इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज V बाई V से। तो वॉल्यूम परसेंटेज का सिंपल मीनिंग ये है, या फॉर्मूला आप इसका जैसे समझेंगे तो परसेंटेज वेट बाई वेट की तरह ही है ये। यहाँ पर परसेंटेज V बाई V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट आप दोनों ले सकते हैं, तो मिलीलीटर में या लीटर में। तो अपन अभी यहाँ पर ले लेते हैं कि इन मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में है और यहाँ पर भी मिलीलीटर में। दैट मीन्स यदि अपने को क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है कि 10% V बाई V, 10% वॉल्यूम परसेंटेज अपने को दिया गया है, इसका मीनिंग सिंपल होगा कि 100 मिलीलीटर हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसमें 10 मिलीलीटर जो होगा वो सॉल्यूट होगा। ये हमारा 10% V बाई V का मतलब हो जाएगा। तो हमारे पास यदि लेट से फॉर एग्जांपल अपन देख लें कि 12% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग हमारे पास ये है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो होगा इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमारे पास 12 मिलीलीटर तो क्या होगा C2H5OH, और रिमेनिंग 100 माइनस 12 विच इज 88 ml वो हमारे पास वाटर हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर एक और टर्म यूज की जा सकती है वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास सिंपल इसमें रिप्रेजेंटेशन जैसा किया गया है उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन की तरह ही फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर में तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। ठीक, तो अपने पास यदि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के यूनिट में कुछ वैल्यू दी गई है तो उसका मीनिंग आप क्या समझेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 100, यहाँ पे लेट्स से 80% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि हमारे पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें से 80 ग्राम जो होगा वो इथेनॉल होगा। यहाँ पर 18 ग्राम जो होगा C2H5OH वो हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल होगा। और सॉल्यूशन टोटल क्या है, टोटल 100 ml है। 100 ml में से 18 ग्राम इथेनॉल है। अब अपने को मास चाहिए किसका, वाटर का। तो H2O का मास यदि आपको निकालना है तो अपने पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन होनी चाहिए। यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि आपको गिवन होगी उसे आप 100 ml से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 18 ग्राम में से उसको माइनस कर देंगे तो H2O का मास हमारे पास आ जाएगा। तो यानी अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड
only when density is given. Density is given, कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि गिवन होगी तभी आप H2O का मास निकाल सकते हैं और फिर फर्दर टर्म्स लाइक मोल फ्रैक्शंस इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास मोलेरिटी। मोलेरिटी, मोलेरिटी को सिंबल अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन हमारे पास होती है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। तो सिंपली जैसा इसका फॉर्मूला होता है वैसे ही इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलेरिटी का? मोलेरिटी हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यदि आप मिली मोल्स में ले रहे हैं तो आप वॉल्यूम भी मिलीलीटर में ले सकते हैं, तब ओवरऑल यूनिट जो होगी वो मोल पर लीटर आ पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि मिली मोल्स में कई बार कैलकुलेशंस करने को आता है तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मिली टर्म्स यूज़ करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी इजीली, तो आपको इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे अपन इसकी यूनिट डिसाइड करें तो क्या होगी? हमारे पास मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N से और वॉल्यूम इन लीटर को कैपिटल V से। तो इस तरह से आप यदि नंबर ऑफ मोल्स यदि कैलकुलेट करना चाहे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट इज़ मोल पर लीटर, या आप इसको लिख सकते हो 1 मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर यूज़ किया जाएगा या मोलर वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो इस बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो अपने को मोलरिटी क्या है, व्हाट इज मोलरिटी? ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए H2SO4 की और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2SO4 यदि अपन देखें तो 9.8 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2SO4 विच इज़ 98, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। सिमिलरली वॉल्यूम अपन देखें यहाँ पर तो वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 500 ml विच इज़ 0.5 लीटर। तो हमारे पास मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोलरिटी हमारे पास होगी 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 0.5 लीटर दैट इज़ 1/5 1 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा 0.2 मोलर। मोलरिटी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ पर अपने पास एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम का टर्म हमारे पास मोलरिटी में आ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज से हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर मोलरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है ये हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो हमारे पास नोट करके लिख लीजिए कि मोलरिटी जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर।
बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है, बढ़ता है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम यदि टर्म इंक्रीज कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो हमारे जो मोलरिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पर अपन एज्यूम कर रहे हैं मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेक करेंगे, उसके बाद मोलरिटी कैलकुलेट करके उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस या फेजेस को समझ लेते हैं कि हमारे पास मोलरिटी पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है यदि अपन ने कोई वाटर ज़्यादा ऐड कर दिया या दो या दो से अधिक टाइप के कंपाउंड्स लेके उनकी रिएक्शंस करा दी, तो मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो उस तरह के सारे केसेस को अपन ने डिफरेंट केसेस में डिज़ाइन कर लिया। फर्स्ट केस हमारे पास है डाइल्यूशन का, यानी वाटर का ऐड करने का। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ए सॉल्यूशन इज diluted with water. If a solution is diluted with water, that means moles of solute जो होंगे वो यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, क्योंकि डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, केवल वाटर ऐड किया जा रहा है। हमारे पास जो भी सॉल्यूट था प्रेजेंट इनिशियली वही फाइनल केस में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास N1 इक्वल टू N2 होगा। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में इनके मोल्स समान होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं M2V2। क्लियर। तो हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर N1 और N2 क्या थे, इनिशियल और फाइनल मोल्स। तो हमारे पास N1 एंड N2 आर इनिशियल एंड फाइनल मोल्स, इनिशियल एंड फाइनल मोल। M1 एंड M2 आर। तो अपने पास इसी बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है 200 ml of 1 molar H2SO4 solution is diluted with water so that molarity becomes 0.2 molar। तो अपने को पता करना है कितना वाटर अपन ने एडिशनली ऐड किया। तो इनिशियली हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 200 ml हमने को दिया हुआ है, और इनिशियल मोलरिटी जो दी गई है वो हमारे पास 1 मोलर दी गई है। अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। तो लेट से आपने x मिलीलीटर वाटर ऐड किया, तो फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 प्लस x। यहाँ पर x ml वाटर जो है वो ऐड किया गया, वाटर इज एडेड। ठीक है, इसके साथ फाइनल मोलरिटी M2 अपने को 0.2 मोलर दी हुई है। अब डाइल्यूशन के केस में क्या हो रहा है कि जो भी इनिशियली हमारे पास H2SO4 के मोल्स थे वो कंजर्व है, वैसे के वैसे ही है। तो सिंपल अपन इक्वेशन यूज़ करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास यहाँ पर 200 इंटू 1, 200 प्लस x इंटू 0.2। इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट इज़ 800 ml। दैट मीन्स आपने क्या किया, इसमें एडिशनली 800 ml वाटर और ऐड किया, जिससे कि हमारी जो मोलरिटी है वो 1 मोलर से 0.2 मोलर हो जाए। ठीक, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, व्हेन वी डू डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमीन्स कांस्टेंट इन ए सॉल्यूशन। सेकेंड केस हमारे पास केस 2। केस 2 में हमें बोला गया है इफ 2 or more solutions are mixed having same type of solute। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारे पास एक ही तरह के मिक्सचर कंपोनेंट अपने पास ऐड हो और उनसे हमारे पास सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो, तो क्या हो कि अपने को उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी
का कैलकुलेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो कंपोनेंट है इसकी मोलरिटी लेट से m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है इसकी मोलरिटी m2 है, दूसरा वॉल्यूम v2 है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपन n1 निकालें तो ये हो जाएगा m1v1, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपन निकालें तो हो जाएगा m2v2। अब फाइनल जो सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है इसकी मोलरिटी यदि अपने को फाइंड आउट करनी है तो अपने को फाइनल मोल्स और फाइनल वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मोल्स होंगे, अब अपने पास सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रहे, यानी हमारे पास आर मिक्स्ड सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट विच आर नॉन रिएक्टिंग, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी अपने को कैलकुलेट करनी है कि अपन किस तरह से रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फाइनल मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n1 प्लस n2 के बराबर, तो फाइनल मोलरिटी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर फाइनल मोल्स इनटू टोटल वॉल्यूम, इस तरह से डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया रिजल्टेंट मोलरिटी जो कि सॉल्यूशन की होगी वो किस तरह से होगी, टोटल हमारे पास मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मोल्स n1 प्लस n2 को आप लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज़ v1 प्लस v2। तो हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें कंपोनेंट्स जो थे वो नॉन रिएक्टिंग थे और सेम टाइप के थे। तो हमारे पास जो फाइनल मोलरिटी होगी सॉल्यूशन की दैट इज़ टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 200 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इज मिक्सड विथ 300 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4। तो दोनों के दोनों ही H2SO4 कंटेंट है, सेम टाइप है, सेम ही है H2SO4। तो यहाँ पर रिजल्टेंट मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो रिजल्टेंट मोलरिटी हमारे पास हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, टोटल मोल्स अपने को निकालने दोनों H2SO4 सॉल्यूशंस के, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 200 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस 300। ठीक है, अपन ने अबव मिलीमोल्स निकाले, नीचे भी मिलीलीटर में वॉल्यूम ले लिया, तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा मिली टर्म्स। तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 500, यानी हो जाएगा 8/5 मोल पर लीटर। ठीक है, सिमिलरली अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे, केस 2 पे। नेक्स्ट केस इज़ फॉर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, कि हमारे पास 2 और मोर सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे हैं। तो यदि पहला केस उसमें क्या होगा सब केस कि वहाँ पर कोई भी पीपीटी नहीं बन रहा हो, यदि वहाँ पर कोई भी पीपीटी नहीं बन रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, उस रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालने हैं, फिर चेक करना है कि वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट वाला कोई केस है तो लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 300 ml ऑफ 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NaOH सॉल्यूशन में H2SO4 आपने ऐड किया तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को आप यदि बैलेंस आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने को बोला गया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 300 ml ऑफ 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर इसका 300 ml है और 1.5 मोलर है, इसके साथ इसका जो वॉल्यूम है लेट से VML है जो अपने को कैलकुलेट करना है और ये 2 मोलर है। ठीक, ये अपने को दी हुई है वैल्यूज़। अब अपने को पूछा क्या गया, अपने को पूछा गया है वॉल्यूम। तो अपन सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। इस रिएक्शन में अपन मोल मोल एनालिसिस यदि अपन लगाएं, मोल मोल एनालिसिस, तो मोल मोल एनालिसिस से क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन ने देखा कि NaOH और H2SO4 में से
कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा या कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा ये अपने को कुछ भी नहीं बोला गया, तो अपन क्या एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो अपने को मोल्स ऑफ NaOH जो होंगे रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास हो गए 300 इंटू 1.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, तो मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास कैलकुलेट करने पे आए 900 मिली मोल। अब मिली मोल हमारे पास आ चुका है मोल्स ऑफ NaOH। अब अपने पास यहाँ से अपन देखें जो मोल्स ऑफ NaOH होंगे वो कितना होगा, यहाँ पे 2 मोलर और इसका वॉल्यूम V, तो ये 2V किसके बराबर होगा 900 के बराबर, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 450 मिलीलीटर। तो अपने को कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है NaOH का फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 450 ml। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इफ 700 ml ऑफ 2 मोलर NaOH इज एडेड टू 300 ml ऑफ 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, तो अपने को कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है OH माइनस के आफ्टर द रिएक्शन। यानी इससे साफ हमने को पता लग रहा है कि आफ्टर रिएक्शन अपने पास बेस वहाँ पर बच जाएगा और H2SO4 कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यानी एसिड यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप बैलेंस इस रिएक्शन को लिखिए, NaOH रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। अब अपने पास सोडियम SO4 के साथ Na2SO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा प्लस H2। इस रिएक्शन को बैलेंस आउट किया आपने, 2 यहाँ पे लग गया 2 यहाँ पर लग गया। ठीक है, इनिशियली टी टाइम 0 पे हमारे पास यहाँ पर देखिए 700 इंटू 2, ये हो जाएगा 1400 मिलीमोल। H2SO4 के हमारे पास 300 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 मिलीमोल। तो अपने को लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, इसके 2 इसका 1, इनका रेशियो देख लीजिए। इनका रेशियोज आप देखेंगे तो यहाँ पर 700 आएगा और यहाँ पर 450 आएगा, दैट मीन्स एसिड ही हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसमें आप सिंपल मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे, यहाँ पर मोल मोल एनालिसिस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 2 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी की वैल्यू आप पुट करोगे, यानी 450 अपॉन 1। तो मोल्स ऑफ NaOH जो कंज्यूम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH 2 इंटू 450, यानी हमारे पास 900 मिलीमोल इसके कंज्यूम हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग ये कंज्यूम्ड, तो मोल्स ऑफ NaOH रिमेन, मोल्स ऑफ NaOH रिमेन हमारे पास कितने हो जाएंगे 1400 माइनस 900 विच इज इक्वल टू 500 मिलीमोल। अब अपने पास मोल्स तो दिए हुए हैं, मोलरिटी अपने को कैलकुलेट करना है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपने को पूछा गया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमारे पास क्या होगी, मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि एक NaOH में OH माइनस एक ही यूनिट है, तो मोल्स ऑफ NaOH रिमेन डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर। बट यहाँ पर आपके पास 500 मिलीमोल में दिया हुआ है तो आप इसको मिलीलीटर में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, तब भी अपने पास कैलकुलेशंस सही बैठ जाएगी। तो हमारे पास मोल्स अपने पास 500 मिलीमोल दिया हुआ है और वॉल्यूम अपने पास अपने को लेना है मिलीलीटर में, यानी 700 और 300, यानी हमारा फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इसको 1000 ही अपन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हाफ, यानी हाफ हो गया तो हमारे पास 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगी आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने मोलरिटी और उसके डिफरेंट केसेस को स्टडी कर लिया है। नाउ आपके पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में, सॉरी इसका एक केस और बचा हुआ है अपने पास, केस थर्ड का, कि रिएक्टिंग सॉल्यूशन से पर उसमें PPT भी फॉर्म हो रहा हो। तो जब हमारे पास प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा
तब अपने पास रिएक्शन कैसे होगी। जैसे कि पीपीटी वाले केसेस क्या हो सकते हैं कि NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, कि NaCl को आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराई। अब ये दोनों के दोनों ही हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन फेज में, बट इससे जो हमारे पास AgCl बनेगा वो हमारा एक पीपीटी होगा। ठीक है, और डिटेल में यदि आप जानना चाहें कि पीपीटी हमारे पास होता क्या है, तो व्हाट इज़ पीपीटी, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो क्या होगा, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। पीपीटी हमारे पास होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको यदि अपन डिसॉल्व करें किसी भी सॉल्वेंट में तो वो अपने पर्टिकुलर आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। जैसे कि आपने क्या लिया, NaCl सॉलिड सॉल्ट हमारे पास लिया, उसको आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये वाटर है, तो इसको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में हमारे पास ये Na+ और Cl- आयंस में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, यानी डिसोशिएट भी हो जाएगा। बट यदि आप AgCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब भी ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में ही वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इसके रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जो कि पीपीटी के हो सकते हैं हमारे पास, लाइक AgCl, Ag, Br एंड Agi। इन सब पीपीटीज़ को अपन ने देखा कि यहाँ पर ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, यानी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सॉल्यूशन तो अपने पास पीपीटी को कैलकुलेशंस में कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या लिखना है कि प्रेसिपिटेट जो है नो लॉन्गर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पीपीटी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ solution. So it should not be included in calculation. Included calculations. So इस पे 800 ml of 1.5 molar NaCl is mixed with 400 ml of 2 molar AgNO3 solution. तो कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इनिशियली हमारे पास देखिए क्या था कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी रिएक्शन हो रही है NaCl के साथ। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। इनसे हमारे पास जो रिएक्शन करने पे बनेगा दैट इज AgCl, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा यानी डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में, और हमारे पास NaNO3 एक्वस फेज में। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये पीपीटी है, यानी फर्दर ये हमारे पास आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब कंसेंट्रेशन ऑफ Cl- अपन निकालेंगे तो उसमें AgCl का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं AgNO3 की वैल्यूज दी गई है 400 ml इंटू 2 मोलर, दैट मीन्स ये हमारा 800 मिलीमोल हो जाएगा। सिमिलरली NaCl का कैलकुलेट करें 800 इंटू 1.5 दैट मीन्स 1200 मिलीमोल। अब अपने पास यहाँ पर अपने पास चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा 800 मिलीमोल से, और यहाँ पर 1:1 का ही रेशियो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ से भी अपने पास 800 मिलीमोल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और NaCl हमारे पास कितना बच जाएगा 400 मिलीमोल। ठीक है, AgCl भी प्रोपोर्शनेट में हमारे पास मोल्स तो 800 मोल ही बनेंगे, बट ये पीपीटी होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ Cl- रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अपन देखेंगे तो कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, बट NaNO3 एक्वस फॉर्म में तो इसके भी 800 मिलीमोल हमारे पास बनेंगे, 800 मिलीमोल तो इसके भी बनेंगे, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ पीपीटी। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में देखें, अब नाउ सॉल्यूशन जो है उसमें AgNO3 जीरो हो चुका है, मोल्स ऑफ NaCl हमारे पास कितने बच गए, मोल्स ऑफ NaCl 400 मिलीमोल बच चुके हैं, मोल्स ऑफ NaNO3 मोल्स ऑफ NaNO3
वो कितने बचे 800 मिलीमोल। तो इसके बेसिस पे यदि अपन देखें टोटल मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 800 यानी 1200 मिलीमोल। और मोल्स ऑफ Cl माइनस, मोल्स ऑफ Cl माइनस हमारे पास कितना होगा 400 मिलीमोल। तो अपने को कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन के लिए अपने को फाइनल वॉल्यूम भी चाहिए। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इट इज़ 800 प्लस 400 1200 मिलीलीटर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस यदि अपन निकालें तो 1200 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 1200 मिलीलीटर यानी ये 1 मोलर हो जाएगा। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस यदि अपन निकालना चाह रहे हैं तो 400 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये 1/3 मोलर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलेलिटी। तो मोलेलिटी हमारे पास क्या होता है, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सॉल्वेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना कि सॉल्यूशन। तो हमारे पास मोलेलिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज आल्सो इन किलोग्राम। ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्मूला से आप मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट यदि आप करें सिंबल्स के फॉर्म में, मोलेलिटी जो हो जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इनमें से कोई से भी दो फैक्ट टर्म्स अपने को दिए गए हैं तो तीसरे टर्म को अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोलेलिटी है इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म अपने पास इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जो कि टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। इसलिए मोलेलिटी जो होता है वो भी हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलेलिटी m इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए आपको क्या देखना है, चेक करना है कि वहाँ पर कोई भी वॉल्यूम टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई वॉल्यूम टर्म यदि वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जो टर्म होगी कंसंट्रेशन टर्म वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलेलिटी। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व विद 900 ग्राम वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर यूरिया का मास दिया गया 6 ग्राम और सॉल्वेंट वाटर हमारे पास है उसका मास दिया गया 900 ग्राम। तो सिंपली अपने को क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो अपने को मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया ये हो जाएगा हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 मोल। और वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया गया 900 ग्राम, जिसको किलोग्राम में यदि अपन कन्वर्ट करें तो इट इज़ 0.9 kg। ठीक है। तो अपने को मोलेलिटी कैलकुलेट करें। मोलेलिटी हमारे पास हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम विच इज़ 0.9। तो ये हो जाएगा 1.9 मोलर। ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास वेट जो दिया गया था वो सॉल्वेंट का दिया गया था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उसमें 900 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, यानी ये मास किसका है, सॉल्यूशन का है। तो इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 900 है माइनस 6, ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगा 894 ग्राम, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.894 किलोग्राम ये हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया और मोल्स ऑफ यूरिया अपने को 0.1 मोल दिए हुए हैं। तो हमारे पास मोलेलिटी जो होगी
मोलिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.894। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलल। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ समझाने वाली बात ये थी कि डायरेक्टली आपको यदि सॉल्वेंट का मास दिया गया है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट यदि आपको सॉल्यूशन का मास दिया गया है तो फर्स्ट आपको सॉल्वेंट का मास निकाल कर मोलिलिटी के एक्सप्रेशन में पुट करना है। ठीक, अब अपन ने मोलिलिटी और मोलिलिटी दोनों टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब यदि अपने को कोई एक टर्म दिया गया हो मोलिलिटी और उसको चेंज करना हो मोलिलिटी में, तो अपन इसका इंटर कन्वर्जन किस प्रकार कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलिलिटी। मोलरिटी को मोलिलिटी में यदि अपने को कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो अपने को लेट से इसको अपन एक एग्जांपल की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्स मोलर एंड डेंसिटी इज डी ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलिलिटी। तो अपने को सिंपल सा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो अपने को मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी हमारे पास है एक्स मोलर, इसका सिंपल मीनिंग है एक्स मोल पर लीटर, कि हमारे पास एक्स मोल सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूट, एक्स मोल सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अपने पास इससे एक्स मोल सॉल्यूट अपने पास आ गया और 1 लीटर सॉल्यूशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि अपने को मोलिलिटी में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन जो है वो कंटेन करता है, कंटेन्स एक्स मोल सॉल्यूट। तो अपने को मोलिलिटी में तो मोल से चाहिए सॉल्यूट के, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने को वेट यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इससे वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, और इसकी डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसके बेसिस पे वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1000 डी ग्राम में। ठीक है, एक्स मोल सॉल्यूट हमारे पास दिया गया है, तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, इट इज़ एक्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस यहाँ पर अपने को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है m1, तो x इंटू m1 यहाँ पर आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट अपने को दिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास हो जाएगा 1000 डी माइनस एक्स m1, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट ये जो हमारे पास है ये ग्राम में दिया गया है, ये भी ग्राम में वैल्यू थी और ये भी ग्राम में वैल्यू है, इसको अपने को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी d माइनस एक्स m1 अपॉन 1000 किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में है। अब किलोग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को आ चुका है, मोलिलिटी के लिए अपने को मोल्स चाहिए थे और वेट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड था। अब अपन इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास मोलिलिटी के लिए क्या चाहिए था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने, एक्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है d माइनस एक्स m1 अपॉन 1000। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 x अपॉन 1000 d माइनस एक्स m1। ठीक है, जिसको आप इलोबरेटली यदि लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं ये, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलिलिटी
एंड मोलरिटी। तो हमारे पास यहाँ पर मोलरिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ पर जो x है वो क्या दी हुई है, x डायरेक्टली मोलरिटी दी गई है। ठीक है, कि मोलरिटी हमारे पास कितना है, x मोलर है, तो आपके पास मोलरिटी को आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस यहाँ पर फिर मोलरिटी, क्योंकि आपको मोलरिटी से कन्वर्ट करना है मोलरिटी में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस डायरेक्टली इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको और रिप्रेजेंटेशन करें तो अपने पास 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M M1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलरिटी टू मोलेलिटी। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी एज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलेलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर मोलेरिटी आपको दी गई है, मोलेरिटी हमारे पास है 1 मोलर, दैट मीन्स हमारे पास 1 मोल यूरिया प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 मिली लीटर, यदि सॉल्यूशन है वहाँ पे हमारा क्या होगा 1 मोल यूरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1.2 विच इज़ इक्वल टू 1200 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली 1 मोल यूरिया दिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट या आप कह सकते हो वेट ऑफ यूरिया वो कितना हो जाएगा, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम। इससे अपने पास क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि मोलेलिटी अपने को कैलकुलेट करना है। तो 1200 माइनस 60 ये कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1140 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.14 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास वेट ऑफ H2 है, क्योंकि यूरिया को वाटर में ही डिजोल्व अपन कर रहे हैं। अब मोलेलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। मोलेलिटी हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिए हुए हैं, 1 मोल यूरिया दिया हुआ है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 मोल ये हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास किलोग्राम में कितना है 1.14 किलोग्राम। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 50/57 मोलल हमारे पास आ जाएगा। तो मोलेलिटी हमारे पास आ गई 50/57 मोलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। अपने को परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अपने को दिया गया है। तो ये जो डेटा है ये सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की, तो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ अपने पास कैलकुलेट होके आई थी उन्हें अपन यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं फ्रॉम प्रीवियस। तो अपने पास यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है और वेट ऑफ H2O और वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास दिया है। वॉल्यूम सॉल्यूशन अपन ने 1 मोलर से 1 मोल पर लीटर कंसिडर किया था, तो 1000 मिलीलीटर है। मोल्स ऑफ यूरिया 1 मोल और मोल्स ऑफ H2O अपन ने निकाल लिया वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास से। अब अपने पास 1 बाय 1 क्वेश्चन क्या देखते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट अपने पास क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अपने पास वेट ऑफ यूरिया है 60, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1200 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट हमारे पास है यहाँ पर 5%। ठीक है, सिमिलरली बी हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, वेट ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो हमारे पास यहाँ पर वेट ऑफ यूरिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया गया, 1000 मिलीलीटर दिया गया इनटू 100। तो ये हमारे पास 6% हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सी हमारे पास देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए हमारे पास क्या करेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास है 1 मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया 1 प्लस मोल्स ऑफ H2O 1140 अपॉन 18। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो अपने को ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 1 किलोग्राम वाटर कंटेन्स 1 मोल सॉल्यूट, यानी 1 मोल यूरिया उसमें प्रेजेंट होगा। ये सिंपल सा इसने बोला है। तो हमारे पास मीनिंग क्या है कि यूरिया को अपन ने वाटर में डिज़ोल्व किया तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब यूरिया हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, 1 मोल दिया गया है। 1 मोल का मतलब है कि 60 ग्राम, 1 को 60 मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यूरिया हमारे पास यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यानी 1000 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1060 ग्राम। इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी दी हुई है, इट इज़ गिवन 1.2 ग्राम पर ml। तो हमने पास डेंसिटी और वेट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1060 अपॉन 1.2। तो ये हो जाएगा 1.06 अपॉन 1.2 लीटर। यहाँ पर ये जो होगा ये मिलीलीटर में होगा, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। लीटर में अपने को इसलिए चाहिए क्योंकि मोलरिटी में अपन वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ठीक है, अब अपन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट ए हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट में वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ यूरिया हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया, 60। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1060 इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बी हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ यूरिया हमारे पास दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है इनटू 100। तो वेट ऑफ यूरिया हमारे पास 60 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आ गया 1.06 डिवाइडेड बाई 1.2। ये लीटर में हमारे पास क्या दिया गया है, इसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। सी ऑप्शन अपने को पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास सिंपल 1 दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर वाटर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो ये मोल्स ऑफ वाटर भी हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। फोर्थ टर्म हमारे पास है मोलेरिटी। मोलेरिटी को आप डायरेक्टली फॉर्मूला जो इंटर कन्वर्जन का था उसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पर मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास 1 मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1.06 डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलेरिटी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 10% weight by volume urea solution has density 1.2 gram per ml. Calculate percent weight by weight, molality, mole fraction of urea and molarity. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है. इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका सिंपल मीनिंग हमारे पास होता है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम यूरिया, कि 10 ग्राम यूरिया वहाँ पर प्रेजेंट होगा यदि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन अपने पास है. अब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन का मास अपने पास निकालना चाहे तो हमारे पास इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा. तो 100 इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 120 ग्राम. ये वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट यूरिया दिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास इजीली आ जाएगा. ये वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है 10 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 120 माइनस 10, ये हो जाएगा 110 ग्राम. इसको किलोग्राम में करें तो 0.11 किलोग्राम हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक, तो अपने को परसेंटेज वेट बाय वेट, पहला क्वेश्चन देखते हैं. परसेंटेज वेट बाय वेट में वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए. वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम दिया गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 120 इंटू 100. इससे सॉल्व कर लेंगे. बी हमारे पास पूछा गया मोलेलिटी. मोलेलिटी में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने निकाले तो 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया विच इज़ 60, यानी 1/6 मोल हो जाएगा. तो ये हमारे पास 1/6 तो मोल हो गए. और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यानी 0.11, तो इससे मोलेलिटी भी हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अपन फर्दर सॉल्व करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास है 1/6 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. टोटल मोल्स का मतलब सिंपल सा है कि मोल्स ऑफ यूरिया 1/6 प्लस यहाँ पर हमारे पास 110 ग्राम सॉल्वेंट दिया हुआ है. तो मोल्स ऑफ H2O यदि अपन निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 18. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 18, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. ठीक, इसी तरह से डी हमारे पास जो है वो है मोलेरिटी. मोलेरिटी में हमारे पास क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास 1/6 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 मिलीलीटर. इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर. तो मोलेरिटी भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मोलेरिटी एंड मोलेरिटी ऑफ प्योर लिक्विड. प्योर लिक्विड हमारे पास कोई सा भी हो सकता है. प्योर लिक्विड से सिंपली मीनिंग यही होता है कि आपके पास सॉल्यूट, प्योर लिक्विड जो होगा वही सॉल्यूट होगा, वही सॉल्वेंट होगा, और वही हमारे पास सॉल्यूशन होगा. ठीक है, इस तरह का केस हो जैसे कि प्योर वाटर दिया गया या प्योर इथेनॉल दिया गया, तो उसकी मोलेरिटी और मोलेलिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये अपने को चेक करना है. तो अपने पास मोलेरिटी के लिए अपन सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, फॉर मोलेरिटी लेट अस एज्यूम हमारे पास 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है. क्लियर है, तो अपने पास 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया है, तो वेट ऑफ प्योर लिक्विड हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ प्योर लिक्विड ये हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे आप डेंसिटी से, यदि अपने पास इसकी डेंसिटी भी गिवन है तो ये ग्राम में आ जाएगा. यहाँ पे डी जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी इज डी ग्राम पर ml. तो वेट ऑफ प्योर लिक्विड अपने पास आ चुका है. इससे अपन मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड निकाल लेंगे. मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड अपने पास होगा
1000 डी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर लिक्विड, क्योंकि अपने पास मास जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 डी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अपन करेंगे प्योर लिक्विड का, तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे प्योर लिक्विड के। और अपने पास वॉल्यूम अपन ने क्या कंसिडर किया, 1 लीटर कंसिडर किया है। तो अपने पास मोलेरिटी अपन चेक करें, मोलेरिटी, तो मोलेरिटी में हमारे पास क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों ही प्योर, सारे के सारे क्या है, प्योर लिक्विड है। तो मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास हो जाएगा 1000 डी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर लिक्विड। और यहाँ पर डिवाइड में 1 में तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्या है, 1 लीटर है। तो फॉर्मूला फाइनली हमारे पास यही हो जाएगा। इसमें यदि अपन एग्जांपल कंसिडर कर लें कि प्योर वाटर यदि अपन कंसिडर कर रहे हैं, प्योर वाटर, ठीक है, तो प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 ग्राम/ml। तो यहाँ पर मोलेरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मोलेरिटी हमारे पास हो जाएगी 1000 इंटू 1, और मोलिकुलर वेट प्योर वाटर का हमारे पास होता है 18 ग्राम, तो ये हो जाएगा 55.5 मोलर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं प्योर वाटर की भी। सिमिलरली आप मोलेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलेलिटी के लिए आपको क्या एज्यूम करना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा हमारे पास, या वेट ऑफ H2O जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा यदि अपन प्योर लिक्विड के फॉर्म पे H2O ले रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम ऑफ प्योर लिक्विड। तो हमारे पास मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड क्या होंगी, मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, जो भी प्योर लिक्विड हमारे पास है उसका अपन डायरेक्टली मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो प्योर लिक्विड के क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो अपन मोलेलिटी चेक कर लेते हैं। मोलेलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड, मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड डिवाइडेड बाई हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर लिक्विड। तो यहाँ पर भी अपन यदि चेक करें कि ले लें अपन वाटर, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। प्योर वाटर के केस में हमारे पास जो मोलेलिटी होगी वो हमारी हो जाएगी 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर लिक्विड विच इज़ 80। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्योर वाटर की यदि अपन मोलेलिटी देखें तो वो भी 55.5 मोलर होगी, और मोलेलिटी कंसिडर करें तो भी हमारे पास क्या होगी, 55.5 मोलर हो जाएगी। यहाँ पर बस कंसिडर किया गया है इनिशियली कि जो प्योर लिक्विड है उसका मास 1 किलोग्राम है, और यहाँ पर कंसिडर क्या किया गया कि उसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया। यदि ये चीज़ वेरी कर रही है क्वेश्चन में तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसकी मोलेरिटी और मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ppm एंड ppb, ppm एंड ppb, तो हमारे पास ppm से मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और ppb से मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। कि हमारे पास मिलियन का मतलब सिंपल 10⁶ टर्म ध्यान रखिए, और 10 बिलियन का मतलब 10⁹ कि हमारे पास यदि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें केवल 1 ग्राम सॉल्यूट है तो वहाँ पर 1 ppm हो जाएगा। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज़ की जाती है, यूज्ड फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर नियरली
वेट ऑफ सॉल्यूवेंट जो होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ही होता है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ पार्ट में से अपने पास सॉल्यूट के कितने पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनकी डेफिनेशन अपन लिखें, डेफिनेशन हो जाएगा अपन जैसे नंबर ऑफ पीपीएम के लिखेंगे वैसे ही पीपीबी की हो जाएगी। नंबर ऑफ पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको यदि कहीं पर भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा कि 3 ppm लेट से आपको दिया गया है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 3 ppm सॉल्यूट अपने पास है कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 3 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, यदि आपके पास लेट से 5 ppb बोल लिखा होता कहीं पे, तो हमारे पास इसका सिंपल मीनिंग है 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। तो इस बेसिस पे अपन नंबर ऑफ पीपीएम और नंबर ऑफ पीपीबी के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज होते हैं। नंबर ऑफ पीपीएम आप यदि निकालना चाहेंगे तो हमारे पास होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। ये हो गया नंबर ऑफ पीपीएम के लिए। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपीबी की हम बात करें तो भी यहाँ पर 10⁶ की जगह क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 किलोग्राम सॉल्यूशन हैज़ 6 मिलीग्राम यूरिया, रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन इन ppm, रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 6 मिलीग्राम तो अपने पास वेट दिया हुआ है यूरिया का, 6 × 10⁻³ ग्राम। और सॉल्यूशन का वेट कितना दिया गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दिया गया 5 किलोग्राम है, यानी 5 × 10⁻³ ग्राम। तो नंबर ऑफ पीपीएम अपने को निकालने, नंबर ऑफ पीपीएम अपने पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया अपॉन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 5 × 10⁻³ × 10⁻6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6/5 ppm। ये इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ppm। अब यदि आपको ppm में क्या दिया गया हो, सॉल्यूशन दिया गया हो, या आपको किसी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में दिया गया हो और ppm में कैलकुलेट करना हो, तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है कि परसेंटेज वेट बाय वेट अपने को गिवन है, तो अपने पास कंसंट्रेशन निकालने ppm में। परसेंटेज वेट बाय वेट अपने को जो गिवन है वो दिया हुआ है 0.0005। ठीक है, इसको अपन देखें तो 1 2 3 4 यानी 5 × 10⁻⁴% ये अपने को दिया हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेट है वो 5 × 10⁻⁴ ग्राम है। ठीक है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 × 10⁻⁴ ग्राम सॉल्यूट। तो अपन यहाँ पर ppm और ppb या ppm में निकालें। नंबर ऑफ ppm हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि हो जाएगा 100 × 10⁻⁴
6। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ppm। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके नंबर ऑफ ppm भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन।